नमस्कार। सुंदर साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सशक्त एवं प्रतिष्ठित लेखिका सुधा जुगरान जी द्वारा लिखित अत्यंत भावनात्मक कहानी एक साथी की तलाश। सुधा जुगरान जी स्त्री जीवन में आने वाली परिस्थितियों को एक नई और यथार्थवादी दृष्टिकोण से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत कहानी में पति पत्नी के रिश्ते में आपसी तालमेल की कमी से आधुनिक जीवन के अकेलेपन और भावनात्मक सहारे की खोज को मार्मिकता के साथ चित्रित किया गया है। तो आइए सुनते हैं मानवीय ज़रूरतों एवं रिश्तों की जटिलताओं को दर्शाती कहानी एक साथी की तलाश। शाम गहरा रही थी, सर्दी बढ़ रही थी, पर मधुप बाहर कुर्सी पर बैठे शून्य में टकटकी लगाए न जाने क्या सोच रहे थे। सूरज डूबने को था। डूबते सूरज की रक्तिम रश्मियों की लालिमा में रंगे बादलों के छितरे हुए टुकड़े नीले आकाश में तैर रहे थे। उनकी स्मृति में भी अच्छी बुरी यादों के टुकड़े कुछ इसी प्रकार तैर रहे थे। 2 दिन पहले ही वे रिटायर हुए थे। 35 सालों की आपाधापी व भागदौड़ के बाद का आराम या विराम पता नहीं, पर अब क्या। विदाई समारोह के बाद घर आते हुए वे यही सोच रहे थे। जीवन की धारा अब रास्ता बदलकर जिस रास्ते पर बहने वाली थी उसमें वे अकेले कैसे तैरेंगे। साहब, सर्दी बढ़ रही है, अंदर चलिए, बिरुआ कह रहा था। अपने आप में खोए मधुप चौंक गए। हाँ चलो, कहकर वे उठ खड़े हुए। इस वर्ष सर्दी बहुत हो रही है साहब। बिरुआ कुर्सी उठाकर उनके साथ चलते हुए बोला। ओस भी बहुत पड़ती है। सुबह सब भीगा भीगा रहता है, जैसे रात भर बारिश हुई हो। बिरुआ लगातार बोलता जा रहा था। मधुप अंदर आ गए। बिरुआ उनके अकेलेपन का साथी था। अकेलेपन का श्राप उन्हें मिला था, पर भुगता बिरुआ ने भी था। खाली घर में बिरुआ कई बार अकेले ही बातें करता रहता। उनकी आवश्यकता से अधिक चुप रहने की आदत थी। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न पाकर बड़बड़ाता हुआ वह स्वयं ही खिसियाकर चुप हो जाता। पर श्यामला खिसियाकर चुप न होती, बल्कि झल्ला जाती थी। मैं क्या दीवारों से बातें कर रही हूँ? हूँ हाँ भी नहीं बोल पाते। चेहरे पर कोई भाव ही नहीं रहते। किससे बातें करूँ? कहकर कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उनकी आवश्यकता से अधिक चुप रहने की आदत श्यामला के लिए इस कदर परेशानी का सबब बन गई थी कि वह दुखी हो जाती थी। उनकी संवेदनहीनता, स्पंदनहीनता की ठंडक बर्फ की तरह उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को झुलसा रही थी। नाराजगी में तो मधुप और भी अभेद हो जाते थे। मधुप ने कमरे में आकर टीवी चला दिया। तभी बिरुआ गरम सूप लेकर आ गया। साहब, सूप पी लीजिए। बिरुआ के हाथ से लेकर वे सूप पीने लगे। बिरुआ भी वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ बोलने के लिए वह हिम्मत जुटा रहा था। फिर किसी तरह बोला। साहब, घर वाले बहुत बुला रहे हैं। कहते हैं अब घर में आकर आराम करो, बहुत कर लिया काम धाम। दोनों बेटा कमाने लगे हैं, अब ज़रूरत ना है काम करने की। मधुप कुछ बोल ना पाए। छन्न से दिल के अंदर कुछ टूटकर बिखर गया। बिरुआ का भी कोई है जो उसे बुला रहा है। 2 बेटे हैं जो उसे आराम देना चाहते हैं। उसके बुढ़ापे की और अशक्त होती उम्र की फिक्र है उन्हें। लेकिन सब कुछ होते हुए भी यह सुख उनके नसीब में नहीं है। बिरुआ के बिना रहने की वे कल्पना भी नहीं कर पाते। अकेले में इस घर की दीवारों से भी उन्हें डर लगता है, जैसे कोनों से बहुत सारे साए निकलकर उन्हें निगल जाएंगे। उन्हें अपनी यादों से भी डर लगता है और अकेले में यादें बहुत सताती हैं। सारा दिन आप व्यस्त रहते हैं, रात को भी देर से आते हैं। मैं सारा दिन अकेले घर में बोर हो जाती हूँ, श्यामला कहती थी। तो और औरतें क्या करती हैं और क्या करती थीं? बोर होना तो एक बहाना भर होता है काम से भागने का। घर में 100 काम होते हैं करने को। पर घर के काम में कितना मन लगाऊं?
घर के काम तो मैं कर ही लेती हूँ। आप कहो तो बच्चों के स्कूल में एप्लीकेशन दे दूँ नौकरी के लिए। कुछ ही घंटों की तो बात होती है। दोपहर में बच्चों के साथ घर आ जाया करूँगी। श्यामला ने अनुनय की। कोई ज़रूरत नहीं, कोई कमी है तुम्हें? अपना निर्णय सुनाकर जो मधुप चुप हुए तो कुछ नहीं बोले। उनसे कुछ बोलना या उनको मनाना टेढ़ी खीर था। हार कर श्यामला चुप हो गई। जबरदस्ती भी करे तो किसके साथ, और मनाए भी तो किसको? नॉवेल्टी में अच्छी पिक्चर लगी है, चलिए ना किसी दिन देख आएं। कहीं भी तो नहीं जाते हैं हम। मुझे टाइम नहीं, और वैसे भी 3 घंटे हॉल में मैं नहीं बैठ सकता। तो फिर आप कहें तो मैं किसी सहेली के साथ हुआ हूँ। कोई ज़रूरत नहीं भीड़ में जाने की। सीडी लाकर घर पर देख लो। सीडी में हॉल जैसा मज़ा कहाँ आता है। लेकिन अपना निर्णय सुनाकर चुप्पी साधने की उनकी आदत थी। श्यामला थोड़ी देर बोलती रही, फिर चुप हो गई। तब नहीं सोच पाते थे मधुप कि पौधे को भी पल्लवित होने के लिए धूप, छांव, पानी व हवा सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी एक चीज़ के भी न होने पर पौधा मर जाता है। फिर श्यामला तो इंसान थी। उसे भी खुश रहने के लिए हर तरह के मानवीय भावों की ज़रूरत थी। वह उनका एक ही रूप देखती थी। आखिर कैसे खुश रह पाती वह? थोड़े दिन पूना हो आऊँ माँ के पास। भैया भाभी भी आए हैं आजकल, मुलाकात हो जाएगी। कैसे जाओगी इस समय? मधुप आश्चर्य से कहते। किसके साथ जाओगी? अरे अकेले जाने में क्या हुआ? 2 बच्चों के साथ। सभी जाते हैं। जो जाते हैं उन्हें जाने दो, पर मैं तुम लोगों को अकेले नहीं भेज सकता। फिर श्यामला लाख तर्क करती, मिन्नतें करती, पर मधुप के मुंह पर जैसे टेप लग जाता। ऐसी अनेक बातों से शायद श्यामला का अंतर्मन विरोध करता रहा होगा। पहली बार विरोध की चिंगारी कब सुलगी और कब भड़की, याद नहीं पड़ता मधुप को। साहब खाना लगा दूं? बिरुआ कह रहा था। भूख नहीं है बिरुआ, अभी तो सूप पिया है। थोड़ा सा खा लीजिए साहब, आप रात का खाना अक्सर छोड़ने लगे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहीं ला दे। मधुप बाथरूम से हाथ धोकर बैठ गए। इस एकरस दिनचर्या से वे 2 ही दिन में घबरा गए थे, तो श्यामला कैसे बिताती पूरी जिंदगी। वे बिल्कुल भी शौकीन तबीयत के नहीं थे। न उन्हें संगीत का शौक था, न किताबें पढ़ने का, न पिक्चरों का, न घूमने का, न बातें करने का। श्यामला की जीवंतता मधुप की निर्जीवता से अक्सर घबरा जाती। कई बार चिढ़कर कहती, ठूंठ के साथ आखिर जिंदगी कैसे बिताई जा सकती है? काश तभी संभाल लिया होता सब कुछ। श्यामला के जीवन में स्पंदन था, संवेदनाएं थीं, भावनाएं थीं, और वे। श्यामला कहती, आपको सिर्फ अपने आप से प्यार है। मैं और बच्चे तो आपके लिए जीवन यापन करने के यंत्र भर हैं। श्यामला उनमें एक साथी को खोजती जो उसे मिल ही नहीं पाता। उसके व्यक्तित्व की सारी संवेदनाएं जैसे मन मसोस कर रह जाती। वह अकेलेपन का शिकार हो रही थी, अवसाद से घिर रही थी, और अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से वे नहीं समझ पाए, या उन्होंने समझना ही नहीं चाहा। साहब खाना। बिरुआ प्लेट लिए खड़ा था। उसके हाथ से प्लेट लेकर वे चुपचाप खाने लगे। पहले वे चुप रहते थे, अब बोलना भी चाहें तो किसके साथ? बिरुआ भी अपनी थाली लेकर वहीं जमीन पर बैठ गया। आपने कुछ बताया नहीं साहब, मेरे घर वाले अब मुझे गांव बुला रहे हैं। बिरुआ ने दोबारा बात छेड़ी। अभी कुछ दिन रुको बिरुआ, अभी तो मुझे रिटायर हुए 2 ही दिन हुए हैं, फिर बताऊंगा, कहकर वे चुप हो गए। बिरुआ भी जानता था उनके कुछ दिन की कोई सीमा नहीं थी। मधुप सोच रहे थे, बिरुआ दूर रहकर भी अपने परिवार के दिल के कितने करीब है, क्योंकि उन्हें पता है कि वह यदि दूर है तो उन्हें सुख और खुशियां देने के लिए। लेकिन अपने परिवार के साथ रहने पर भी
सारी भौतिक सुख सुविधाएं देने पर भी वे उनके दिल के करीब नहीं रह पाए और अपने परिवार से दूर हो गए। श्यामला गुनगुनाना चाहती थी, जीवन को भरपूर जीना चाहती थी, हिरनी जैसी कुलांचे मारना चाहती थी, मतलब कि जीवन के हर रूप को आत्मसात करना चाहती थी। पर श्यामला की जीवंतता को नियंत्रित कर उन्हें लगता उन्होंने उस पर शासन कर लिया, लेकिन वे सिर्फ श्यामला के शरीर पर ही शासन कर पाए थे, हृदय पर नहीं। हृदय से तो वे धीरे धीरे उससे दूर होने लगे थे, इतनी दूर कि उस दूरी को फिर वे चाहकर भी नहीं पाट पाए। उसके जाने के बाद जाना था कि वैवाहिक जीवन के विघटन के कारण कभी बहुत बड़े नहीं होते। दोनों में से जब किसी एक का व्यक्तित्व अंदर ही अंदर दम तोड़ने लगता है तो वैवाहिक जीवन का विघटन शुरू हो जाता है। किसी एक का हर वक्त नकारा जाना उस अधिकार सूत्र को तोड़ देता है जो दोनों को एक दूसरे से बांधता है। मधुप ने प्लेट नीचे रख दी। अब खाया नहीं जा रहा बिरुआ, पेट सूप से भर गया। क्या बताएं बिरुआ को कि पेट तो यादों से ही भर जाता है, वही यादें जो अकेले में डराती हैं और साथ में रुलाती हैं। अचानक आंखों के सामने बदली छा गई। उन्होंने आंखों को हाथ से पोंछ लिया। अनायास ही आंखें गीली हो गई थीं। भरा पूरा परिवार, 2 जुड़वां बेटे और पत्नी होते हुए भी वे आज वैरागी सा जीवन जी रहे थे। टीवी बंद कर वे बिस्तर पर लेट गए। नीरव रात्रि में कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने का स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा था। वैसे भी जब अपने अंदर भयानक सन्नाटा हो तो बाहर की थोड़ी सी आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई देती है। बेटे 12वीं करके इंजीनियरिंग में निकलकर बाहर पढ़ने चले गए। इतने दिनों तक बच्चों की जिम्मेदारियों ने ही श्यामला को बांधा हुआ था, लेकिन बच्चों के जाने के बाद वह अवसाद का शिकार हो गई। मधुप सब कुछ जानते बूझते भी उसका साथ देने के बजाय उसे उपदेश देने लग जाते। उपदेश देने में उनकी जबान जरूर हिल जाती। श्यामला का मन करता कोई साथी हो जिससे अपने दिल की बातें बांट सके। बच्चों के साथ की व्यस्तता अब खत्म हो गई थी। जो थोड़ा बहुत वार्तालाप उनकी वजह से होता था अब समाप्त हो गया था। क्या करूं सारा दिन, कितना पढ़ूं, कितना टीवी देखूं, अकेले मन नहीं लगता। श्यामला एक दिन रोने लगी। तुम्हारा मन लगाने के लिए क्या करूं मैं? नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊं? उसके रोने से मधुप चिढ़ गए। यह मैंने कब कहा? आप कहें तो घर से बुटीक का काम शुरू कर दूं। व्यस्त भी रहूंगी और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। बस अब यही करने को रह गया। घर को दुकान बना दो, कोई ज़रूरत नहीं। मधुप फिर अभेद हो गए। मधुप की चुप्पी से परेशान होकर श्यामला की नाराज़गी थोड़े दिन में अपने आप ही दूर हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। नाराज होकर उसने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। वैसे भी पत्नी को मनाना उनके लिए सबसे निकृष्ट कार्य था। पत्नी को क्यों मनाया जाए? जैसे खुद रूठी है वैसे ही खुद मान भी जाएगी। उन्होंने तो कभी बच्चों को भी डांटकर प्यार नहीं किया। पता नहीं कैसा अनोखा स्वभाव था उनका। उन दोनों को अलग अलग सोते हुए 1 हफ्ता गुजर गया। काश तभी चेत जाते। श्यामला की नाराज़गी कभी इतनी लंबी नहीं खिंची थी। एक दिन वे सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे कि श्यामला उनके सामने आ खड़ी हुई। अब मुझसे यहाँ ना रहा जाएगा, मैं जा रही हूँ। उन्होंने चौंक कर श्यामला की तरफ देखा। 1 हफ्ते बाद सीधे सीधे श्यामला का चेहरा देखा था उन्होंने। उसकी उम्र जैसे 7 साल बढ़ गई थी। रोते रोते आंखें लाल और चारों तरफ काले स्याह घेरे। यह क्या कर रही हो तुम श्यामला? छोटी सी बात को तूल दे रही हो। उसकी ऐसी शक्ल देखकर वे थोड़े पसीज गए थे। सब ठीक हो जाएगा, वे धीरे से उसको कंधों से पकड़कर बोले। क्या ठीक हो जाएगा? उसने हाथ झटक दिए थे। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, घर में रखे सामान की तरह। आपकी बंदिशें किसी समय मेरी जान ले लेंगी। मेरे तन के साथ साथ मेरे मन मस्तिष्क पर भी बंदिशें लगा दी हैं आपने।
मैं आपसे अलग कहीं जाना तो दूर की बात है, आपसे अलग सोच तक भी नहीं सकती। मुझसे नहीं हो पाएगा अब यह सब। तो अब क्या करना चाहती हो? वे व्यंग्य से बोले। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, आज ही। अपना घर संभालो। आप जब ऑफिस से आओगे तो मैं नहीं मिलूंगी। तुम्हें जो करना है करो। जब सोच लिया तो मुझसे क्यों कह रही हो? कहकर मधुप दंदनाते हुए ऑफिस चले गए। वे हमेशा की तरह जानते थे कि श्यामला ऐसा कभी नहीं कर सकती। इतनी हिम्मत नहीं थी श्यामला के अंदर कि वह इतना बड़ा कदम उठा पाती। लेकिन अपनी पत्नी को शायद वह पूरी तरह नहीं जानते थे। उस दिन उनकी सोच गलत साबित हुई। बिना स्पंदन व जीवंतता के रिश्ते आखिर कब तक टिकते? जब वे ऑफिस से लौटे तो श्यामला जा चुकी थी। घर में सिर्फ बिरुआ था। श्यामला कहाँ है? उन्होंने बिरुआ से पूछा। मालकिन तो चली गई साहब, कह रही थीं पूना जा रही हूँ हमेशा के लिए। वे भौचक्के रह गए। ऐसा क्या हुआ साहब? मालकिन क्यों चली गईं? कुछ नहीं बिरुआ। क्या समझाते बिरुआ को? थोड़े दिन उसके लौट आने का इंतजार किया, फिर फोन करने की कोशिश की। श्यामला ने फोन नहीं उठाया। मिलने की कोशिश की। श्यामला ने मिलने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दरार बढ़ते बढ़ते खाई बन गई। दोनों दो किनारों पर खड़े रह गए। मनाने की उनकी आदत थी नहीं जो मना लाते। नौकरी की व्यस्तता में एक के बाद एक दिन व्यतीत होते रहे। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, श्यामला लौट आएगी, यह उम्मीद धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई। उस समय श्यामला की उम्र 41 साल थी और वे स्वयं 45 साल के थे। तब से एकाकी जीवन नौकरी और बिरुआ के सहारे काट दिया उन्होंने। बच्चों के भविष्य की चिंता ने श्यामला को किसी तरह बांध रखा था उनसे। उनके करियर का रास्ता पकड़ने के बाद वह रुक नहीं पाई। इतना मजबूत नहीं था शायद उन दोनों का रिश्ता। श्यामला को रोकने में उनका अहम आड़े आया था, लेकिन बिरुआ को उन्होंने घर से कभी जाने नहीं दिया। उसका गांव में परिवार था, वह मुश्किल से ही गांव जा पाता था। उनके साथ बिरुआ ने भी अपनी जिंदगी तन्हा बिता दी थी। बच्चों ने अपनी उम्र के अनुसार माँ को बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी की, पर श्यामला पर बच्चों के कहने का भी कोई असर नहीं पड़ा। वे इतने बड़े भी नहीं थे कि कुछ ठोस कदम उठा पाते। थक हार कर वे चुप हो गए। कुछ छुट्टियां माँ के पास, कुछ छुट्टियां पिता के पास बिताकर वापस चले जाते। श्यामला के माता पिता ने भी शुरू में काफ़ी समझाया उसको, लेकिन श्यामला तो जैसे पत्थर सी हो चुकी थी, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। हार कर उन्होंने घर का एक कमरा किचन उसे रहने के लिए दे दिया। कुछ पैसा उसके नाम बैंक में जमा कर दिया। बच्चों का खर्च तो बच्चों के पिता उठा ही रहे थे। बेटों की इंजीनियरिंग पूरी हुई तो वे नौकरियों पर आ गए। आजकल एक बेटा मुंबई व एक जयपुर में कार्यरत था। बेटों की नौकरी लगने पर वे जबरदस्ती माँ को अपने साथ ले गए। वे कई बार सोचते, श्यामला उनके साथ अकेलापन महसूस करती थी तो क्या अब नहीं करती होगी? ऐसा तो नहीं था कि उन्हें श्यामला या बच्चों से प्यार नहीं था, पर चुप रहना या शौक विहीन होना उनका स्वभाव था। अपना प्यार वे शब्दों से या हाव भाव से ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाते थे, लेकिन वे संवेदनहीन तो नहीं थे। प्यार तो अपने परिवार से वे भी करते थे। उनके दुख से चोट तो उनको भी लगती थी। श्यामला के अलग चले जाने पर भी उसके सुख दुख की चिंता तो उन्हें तब भी सताती थी। दोनों बेटों ने प्रेम विवाह किए। दोनों के विवाह एक ही दिन श्यामला के मायके में ही संपन्न हुए। हालांकि बच्चों ने उनके पास आकर उन्हें सब कुछ बताकर उनकी राय मांगकर उन्हें पूरी इज्जत बख्शी, पर उनके पास हाँ बोलने के सिवा चारा भी क्या था। बिना माँ के वे अपने पास से बच्चों का विवाह करते भी कैसे? उन्होंने सहर्ष हामी भर दी। जो भी उनसे आर्थिक मदद बन पड़ी उन्होंने बच्चों की शादी में की और 2 दिन के लिए जाकर शादी में परायों की तरह शरीक हो गए।
जब से श्यामला बच्चों के साथ रहने लगी थी, वे उसकी तरफ से कुछ निश्चिंत हो गए थे। बेटों ने उन्हें भी कई बार अपने पास बुलाया, पर पता नहीं उनके कदम कभी क्यों नहीं बढ़ पाए। उन्हें हमेशा लगा कि यदि उन्होंने बच्चों के पास जाना शुरू कर दिया तो कहीं श्यामला वहाँ से भी ना चली जाए। वे उसे फिर से इस उम्र में घर से बेघर नहीं करना चाहते थे। बच्चे शुरू शुरू में कभी कभार उनके पास आ जाते थे, पर धीरे धीरे वे भी अपने परिवार में व्यस्त हो गए। वैसे भी माँ ही तो सेतु होती है बच्चों को बांधने के लिए, वह तो उन्हीं के पास थी। मधुप सोचते, उनके स्वभाव में यदि निर्जीवता थी तो श्यामला तो जैसे पत्थर हो गई थी। क्या कभी श्यामला को इतने सालों का साथ, उनका संसर्ग, स्पर्श याद नहीं आया होगा? ऐसी ही कई बातें सोचते सोचते न जाने कब उन्हें नींद ने आ घेरा। अतीत में भटकते मधुप को बहुत देर से नींद आई थी। सुबह उठे तो सिर बहुत भारी था। नित्य कर्म से निपटकर मधुप बाहर बैठ गए। बिरुआ भी वहीं नाश्ता दे गया। साहब, बिरुआ झिझकता हुआ बोला, एक बार मालकिन को मना लाने की कोशिश कीजिए। हम भी कब तक रहेंगे? अपने बाल बच्चों, परिवार के पास जाना चाहते हैं। अब आप कैसे अकेले रहेंगे साहब? ना हो तो आप ही मालकिन के पास चले जाइए। उन्होंने चौंक कर बिरुआ का चेहरा देखा। इस बार बिरुआ रुकने वाला नहीं है, वह जाने के लिए कटिबद्ध है। देर सवेर बिरुआ अब अवश्य चला जाएगा। कैसे और किसके सहारे काटेंगे वे अब बाकी की जिंदगी? एक विराट प्रश्न चिन्ह उनके सामने जैसे सलीब पर टंगा था। सामने मरुस्थल की सी शून्यता पसरी थी, जिसमें दूर दूर तक छांव का कतरा भी न था। आखिर ऐसी मरुस्थल सी जिंदगी में वे प्यासे कब तक और कहाँ तक भटकेंगे अकेले? 2 दिन इसी सोच में डूबे रहे। दिल कहता कि श्यामला को मना लाएं, पर कदम थे कि उठने से पहले ही थम जाते थे। अंतर्मन की ऊहापोह में अगले कई दिन गुजर गए। सोचते रहते कि क्या उन्हें श्यामला को मनाने जाना चाहिए, क्या एक बार फिर प्रयत्न करना चाहिए। अपने अहम को दरकिनार कर इतने वर्षों के बाद जाते भी हैं, और अगर श्यामला ना मानी तो क्या मुँह लेकर वापस आएंगे? किससे कहें अपने दिल की बात और किससे मांगे सलाह? बिरुआ उनके दिल में कौंधा, और किसी से तो उनका अधिक संपर्क रहा नहीं। वैसे भी और किसी से कहेंगे तो वह उनकी बात पर हंसेगा कि अब याद आई। आखिर बिरुआ से पूछ ही बैठे एक दिन, बिरुआ, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे एक बार उन्हें मना लाने की कोशिश करनी चाहिए? उनके स्वर में काफ़ी बेचारगी थी, अपने स्वाभिमान के सिंहासन से नीचे उतरने की। बिरुआ चौंक गया उनका इस कदर लाचार स्वर सुनकर। उनकी कुर्सी के पास बैठता हुआ बोला, दोबारा मत सोचिए साहब, कुछ बातों में दिमाग की नहीं दिल की सुननी पड़ती है। मालकिन आ जाएंगी तो ये घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। माना कि कोशिश करने में आपने बहुत देर कर दी, पर आपके दिमाग पर यह बोझ तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की थी। बाकी सब किस्मत पर छोड़ दीजिए। बिरुआ की बातों में दम था। वे सोचने लगे, आखिर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, जो भी हो। उन्होंने खुद को समझाया, खुद को तैयार किया, अपना छोटा सा बैग उठाया और जयपुर चल दिए। आजकल श्यामला जयपुर में थी। बिरुआ बहुत खुश था। एक तो वह उनका भला चाहता था, दूसरा वह अपने परिवार के पास लौट जाना चाहता था। दिल्ली से जयपुर तक का सफ़र जैसे 7 समुंदर पार का सफ़र महसूस हो रहा था उन्हें। जयपुर पहुंचकर वे सीधे घर पर पहुंच गए। अपने आने की खबर भी उन्होंने इस डर से नहीं दी कि कहीं श्यामला घर से कहीं चली ना जाए। दिल में अजीब सी दुविधा थी, पैरों की शक्ति जैसे निचुड़ रही थी। वर्षों बाद अपने ही बेटे के घर में अपनी ही पत्नी से साक्षात्कार करते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी जिंदगी की कितनी कठिन घड़ियों से गुजर रहे हैं। धड़कते दिल से उन्होंने घंटी बजा दी। उन्हें पता था इस समय बेटा ऑफिस में होगा और बच्चे स्कूल। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया।
बहू ने उनको बहुत समय बाद देखा था, इसलिए एकाएक पहचान ना पाई, लेकिन पहचानते ही चौंक गई। पापा आप? ऐसे अचानक? वह पैर छूते हुए बोली। आइए। उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। वे अंदर आकर बैठ गए। अचानक कैसे आ गए पापा? आने की कोई खबर भी नहीं दी आपने। बहू का आश्चर्य अभी भी कम न हो पा रहा था। उन्हें एकाएक कोई जवाब नहीं सूझा। जरा पानी पिला दो और एक कप चाय। जी पापा, अभी लाती हूँ। बहू चली गई। उन्हें लगा अंदर का पर्दा कुछ हिला। शायद श्यामला रही होगी, पर बाहर नहीं आई। वे निरर्थक उम्मीद में उस दिशा में ताकते रहे। तभी बहू चाय लेकर आ गई। श्यामला कहाँ है? चाय का घूंट भरते हुए वे धीरे से झिझकते हुए बोले। अंदर हैं। बहू भी उतने ही धीरे से बोलकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई। पापा, मैं जरा काम से जा रही हूँ, फिर बंटी को स्कूल से लेती हुई आऊँगी। फिर अंदर की तरफ नज़र डालती हुई बोली, आप तब तक आराम कीजिए, लंच पर लक्ष्य भी घर आते हैं, कहकर वह चली गई। वे समझ गए थे बहू जानबूझकर ही इस समय चली गई है, लेकिन अब वे क्या करें? श्यामला तो बाहर भी नहीं आ रही, बात भी करें तो कैसे? इतने वर्षों बाद अकेले घर में उनका दिल श्यामला की उपस्थिति में अजीब से कुतूहल से धड़क रहा था। थोड़ी देर वे वैसे ही बैठे अपनी घबराहट पर काबू पाने का प्रयत्न करते रहे, फिर उठे और अंदर चले गए। कमरे में श्यामला चुपचाप खिड़की के सामने बैठी बाहर देख रही थी। श्यामला, उन्होंने धीरे से पुकारा। श्यामला ने पलटकर देखा। इतने वर्षों बाद मधुप को अपने सामने देखकर श्यामला जैसे जड़ हो गई। समय जैसे पल भर के लिए स्थिर हो गया। आंखों में प्रश्न सलीब की तरह टंग गया। क्या करने आए हो अब? आप? वह प्रत्यक्ष बोली। हाँ श्यामला, मैं। इतने वर्षों बाद उसे देख वे एकाएक कातर हो गए थे। तुम्हें लेने आया हूँ, वे बिना किसी भूमिका के बोले। वापस चलो, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ नहीं पाया तुम्हें, तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारे अंतर्द्वंद को। श्यामला अपलक उन्हें निहारती रह गई। शब्द मानो चुक गए थे। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से शुरू करे। किसी तरह खुद को संभाल कर थोड़ी देर बाद बोली, इतने वर्षों बाद गलती महसूस हुई आपको? जब खुद को ज़रूरत हुई पत्नी की, लेकिन जब तक पत्नी को ज़रूरत थी? आखिर मैं सही थी ना कि आपने हमेशा खुद से प्यार किया, लेकिन मेरे अंदर अब आपके लिए कुछ नहीं बचा। अब मेरे दिल को किसी साथी की तलाश नहीं है। जिन भावनाओं को, जिन संवेदनाओं को जीने की इतनी जद्दोजहद थी मेरे अंदर, वो सब तो कब की मर चुकी हैं। फिर अब क्यों आऊँ आपके बाकी के जीवन जीने का साधन बनकर? मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं, मैं अब नहीं आऊँगी। नहीं श्यामला, मधुप ने आगे बढ़कर श्यामला की दोनों हथेलियाँ अपने हाथों में थाम लीं। ऐसा मत कहो, साथी की तलाश कभी खत्म नहीं होती। हर उम्र, हर मोड़ पर साथी के लिए तन मन तरसता है। पशु पक्षी भी अपने लिए साथी ढूंढते हैं, यह प्रकृति का नियम है। मुझसे गलती हुई है, इसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से क्षमा मांग रहा हूँ। इस बार तुम नहीं, मैं आऊँगा तुम्हारे पास। इस बार तुम मेरे सांचे में नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे सांचे में ढलूँगा। संवेदनाएं, भावनाएं कभी मरती नहीं हैं श्यामला, बल्कि हमारी गलतियों व उपेक्षाओं से सुप्तावस्था में चली जाती हैं। उन्हें तो बस जगाने की ज़रूरत है। अपने हृदय से पूछो, क्या तुम सचमुच मेरा साथ नहीं चाहती? सचमुच चाहती हो कि मैं चला जाऊं? श्यामला चुपचाप डबडबाई आंखों से उन्हें देखती रह गई। कितने बदल गए थे मधुप। समय ने, अकेलेपन ने उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करा दिया था। पति पत्नी में से अगर एक अपनी मर्जी से जीता है तो दूसरा दूसरे की मर्जी से मरता है। बोलो श्यामला। मधुप ने श्यामला को कंधों से पकड़कर धीरे से हिलाया। मैं अब तुम्हारे पास आ गया हूँ और अब लौटकर नहीं जाऊँगा। मधुप पूरे विश्वास व अधिकार से बोले। लेकिन श्यामला ने
धीरे से उनके हाथ कंधों से अलग कर दिए। अब मुझसे ना आया जाएगा मधुप। मेरे जीवन की धारा अब एक अलग मोड़ मुड़ चुकी है। कितनी बार जीवन में टूटूं, बिखरूं और फिर जुड़ूं। मुझ में अब ताकत नहीं बची। मैंने अपने जीवन को एक अलग सांचे में ढाल लिया है, जिसमें अब आपके लिए कोई जगह नहीं। मैं अब नहीं आ पाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो, कहकर श्यामला दूसरे कमरे में चली गई। स्पष्ट संकेत था उनके लिए कि वे अब जा सकते हैं। मधु भौचक्के खड़े पल भर में हुए अपनी उम्मीदों के टुकड़ों को बिखेरते महसूस करते रहे। फिर अपना बैग उठाया और बाहर निकल गए। बेटे के आने का भी इंतजार नहीं किया उन्होंने। जयपुर से वापसी का सफ़र बेहद बोझिल भरा था। सब कुछ तो उन्होंने पहले ही खो दिया था। अब एक उम्मीद बची थी, आज उसे भी खोकर आ गए थे। घर पहुँचे तो उन्हें अकेला व हताश देखकर बिरुआ सब कुछ समझ गया। कुछ ना पूछा, चुपचाप से बैग लेकर अंदर रखाया और किचन में चाय बनाने चला गया। उधर श्यामला खिड़की से थके कदमों से जाते मधुप को करुण निगाहों से देखती रही, जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। दिल कर रहा था दौड़कर मधुप को रोक ले, लेकिन कदम न बढ़ पा रहे थे। जो गुजर गया वह सब कुछ याद आ रहा था। मधुप चले गए, लेकिन श्यामला के दिल का नासूर फिर से बहने लगा। रात देर तक बिस्तर पर करवट बदलते हुए सोचती रही कि जिंदगी मधुप के साथ अगर बोझिल भरी थी तो उनके बिना भी क्या थी। क्या एक दिन भी ऐसा गुजरा जब उसने मधुप को याद ना किया हो। उसके मधुप से अलग होने के निर्णय का दर्द बच्चों ने भी भुगता था। बच्चों ने भी तब कितना चाहा था कि वे दोनों साथ रहें। अपने विवाहों के बाद ही बच्चे चुप हुए थे, पर पता नहीं कैसी जिद भर गई थी उसके खुद के अंदर। और मधुप ने भी तो कभी आगे बढ़कर अपनी गलती मानने की कोशिश नहीं की। उन दोनों का सारा जीवन यूं वीरान सा गुजर गया। जो मधुप आज महसूस कर रहे हैं, काश यही बात तब समझ जाते तो उनकी जिंदगी की कहानी कुछ और ही होती। लेकिन अब जो तार टूट चुके हैं, क्या फिर से जुड़ सकते हैं? और जुड़कर क्या उतने मजबूत हो सकते हैं? एक कोशिश मधुप ने की, एक कदम उन्होंने बढ़ाया, तो क्या एक कोशिश उसे भी करनी चाहिए, एक कदम उसे भी बढ़ाना चाहिए। कहीं आज निर्णय लेने में उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। इसी ऊहापोह में करवटें बदलते सुबह हो गई। पूरी रात वह सोचती रही थी, फिर अनायास ही अपना बैग तैयार करने लगी। उसको तैयारी करते देख बेटे बहू आश्चर्यचकित थे, पर उन्होंने कुछ ना पूछना ही उचित समझा। मन ही मन सब समझ रहे थे, खुशी का अनुभव कर रहे थे। श्यामला जब जाने को हुई तो बेटे ने साथ में जाने की पेशकश की, पर श्यामला ने मना कर दिया। उधर उस दिन जब दोपहर को सोए हुए मधुप की शाम को नींद खुली तो वह शाम भी दूसरी शामों की तरह ही थी। पर पता नहीं मधुप आज अपने अंदर हल्की सी तरंग क्यों महसूस कर रहे थे। तभी बिरुआ चाय बनाकर ले आया। उन्होंने चाय का पहला घूंट भरा ही था कि डोरबेल बज उठी। देखना बिरुआ, कौन आया है? अखबार वाला होगा, पैसे लेने शाम को वही आता है, कहकर बिरुआ बाहर चला गया। लेकिन पल भर में ही खुशी से उमगता हाथ में बैग उठाए अंदर आ गया। मधुप आश्चर्य से उसे देखने लगे। कौन है बिरुआ, कौन आया है? यह बैग किसका है? बाहर जाकर देखिए साहब, समझ लीजिए पूरे संसार की खुशियाँ चल कर आ गई हैं आपके दरवाजे पर, कहकर बिरुआ घर में कहीं गुम हो गया। वे जल्दी से बाहर गए। दरवाजे पर श्यामला खड़ी थी। वे आश्चर्यचकित, किंकर्तव्य विमूढ़ उसे देखते रह गए। श्यामला तुम? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ मैं, वह मुस्कुराते हुए बोली। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? श्यामला, खुशी के अतिरेक में उन्होंने आगे बढ़कर श्यामला को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो, बस आप कुछ मत कहो, आप भी मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ हुआ वह सब भूल कर आई हूँ। मधुप ने बिना कुछ आगे कहे श्यामला को गले से लगा लिया। तभी पीछे से
कुछ आवाज़ सुनकर दोनों अलग हुए। मुड़कर देखा तो बिरुआ आरती की थाली लिए खड़ा था। दोनों हंस पड़े। आज तो बहुत खुशी का दिन है साहब। हाँ बिरुआ, क्यों नहीं, आज मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकूंगा, कहकर मधुप श्यामला की बगल में खड़े हो गए और बिरुआ उनकी आरती उतारने लगा। अभी आप सुन रहे थे कहानी एक साथी की तलाश। कहानी दर्शाती है रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान न देने से कैसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और जीवन दुरूह हो जाता है। लेकिन आपस में अहम का त्याग करके समस्याओं को सुलझाया भी जा सकता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही कहानी को लाइक एवं शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।